हेलो एवरीवन, दिस इज़ साहिला और आज हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है अकाउंट्स का चैप्टर सेकंड का थियोरी पोर्शन अकाउंट्स का, जो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप पर बेस्ड। ठीक है, जब भी हम किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं अपनी फर्म में तो उसके कुछ रीज़न्स होते हैं और उस टाइम पे कुछ एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं। उन्हीं एडजस्टमेंट्स और उन्हीं रीज़न्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब सबसे पहली बात है, जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की तो हमें पता है कि एक बार पार्टनरशिप जब बनाई जाती है तो उस टाइम पे पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। और पार्टनरशिप डीड मतलब वो एग्रीमेंट है जिसमें पार्टनर्स उनके परफॉर्म करने का बिजनेस के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सारी लायबिलिटीज़, सब चीज़ें उसके अंदर हम मेंशन कर देते हैं। एंड वंस जब ये बन जाती है एक बार तो हमेशा वो उसी तरीके से फॉलो होती रहती है, उसको चेंज नहीं किया जाता, अल्टरेशन पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन कई बार हमें कुछ रीज़न्स की वजह से नए पार्टनर्स को अपने बिज़नेस में एडमिट करना पड़ता है और उस टाइम पर ये जो डीड हमने ऑलरेडी बना रखी थी ऑब्वियसली ये क्रैक हो जाती है, टूट जाती है। और जब ये टूट जाती है तो हमें इसके लिए एक नई पार्टनरशिप डीड को बनाना पड़ता है और नई तरीके से इस फर्म को हमें वापस से रेनोवेट करना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है। अब अगर हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप डीड की, तो जो पुरानी थी वो डीड टूटी, दैट मीन्स पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट था वो ख़त्म हो गया और जो पुराने टर्म्स एंड कंडीशन है अब वो फॉलो नहीं होंगे। नए पार्टनर के साथ नई पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है और फिर उस नई डीड को ही फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि सबसे पहली बात है कि जब डीड होती है उसमें मेंशन होता है कि इतने अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो हमेशा उतने ही रहेंगे। ठीक है, अब जब हम पार्टनरशिप डीड को चेंज कर रहे हैं, नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो अगर डिससेटिस्फाइड हैं या उनका ओपिनियन एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता तो वहाँ पर वो उससे डिसअग्री कर सकते हैं और नए पार्टनर के एडमिशन को रोक सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक कंडीशन हो गई, जब भी हम किसी न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं तो उसके लिए म्यूचुअल कंसर्न होना ज़रूरी है। यानी जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं अगर वो सब अग्री करते हैं, उनकी म्यूचुअल कंसर्न मीन्स मर्जी शामिल है, तो ही वो एक नए पार्टनर को, एक मतलब मल्टीपल भी हो सकते हैं, नए पार्टनर्स को हम अपनी फर्म में एडमिट करेंगे। लेकिन अगर उनमें से किसी एक ने भी डिसअग्री कर दिया तो नए पार्टनर को एडमिट हम नहीं कर सकते। अब हमारा दूसरी बात जो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं वो ये है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग जब भी हम किसी नए पार्टनर को एडमिट करेंगे तो सिंपल सी बात है, नया पार्टनर क्योंकि पुरानी एक्टिविटीज़ को नहीं जानता, उसमें हमने प्रॉफिट अर्न करा या लॉस अर्न करा, नए पार्टनर किसी भी चीज़ में इसको बियर नहीं करेगा, किसी भी चीज़ में उसका कोई शेयर नहीं होगा। यानी पुरानी चीज़ों के, पुरानी एक्टिविटीज़ की वजह से चाहे हमें प्रॉफिट हुआ हो या फिर लॉस हुआ हो, वो पुरानी किसी भी एक्ट के लिए, किसी भी टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। यानी अगर पुराने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने कुछ भी प्रॉफिट अर्न करा तो उसको उस प्रॉफिट में से भी शेयर नहीं मिलेगा, और अगर उस फर्म में कोई लॉस हुआ उन पुराने पार्टनर्स की वजह से तो उस लॉस में भी वो शेयर नहीं होगा उसका कोई भी, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। यानी ना तो नए पार्टनर को कोई फ़ायदा मिलेगा और ना ही उसको कोई नुकसान सफ़र करना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप एक्ट हमें ये कहता है कि जब भी हम किसी रीज़न से न्यू पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं तो वो किसी भी पुराने टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। एक बात हो गई। दूसरी बात, जब भी नया पार्टनर आएगा, उसका एडमिशन होगा, वो अपना शेयर ऑफ गुडविल और कैपिटल लेकर आएगा। यानी दो चीज़ें उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेंगी उस फर्म में एडमिट होने के लिए। एक तो होगी कैपिटल जो अपने बिजनेस में वो इन्वेस्ट कर रहा है, जिसके बेसिस पे उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड होगा, और दूसरा होता है कंट्रीब्यूशन गुडविल में। क्योंकि अभी तक जो पुराने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे उन्होंने अपने हार्डवर्क, अपनी प्रेस्टीज, अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, उन सब रीजंस की वजह से, अपने बिजनेस, अपनी क्वालिटी की वजह से, अपने स्किल्स और स्पेशलाइजेशन की वजह से ये गुडविल अर्न करी थी। इस गुडविल में इस नए पार्टनर का अभी तक कोई रोल नहीं था, लेकिन अब क्योंकि अब इस बिजनेस का हिस्सा बन रहा है तो उसको भी इस गुडविल में अपना कुछ शेयर डालना पड़ेगा, क्योंकि उसका भी उसमें पार्ट हो रहा है। अब उस गुडविल से जो भी बिजनेस में फ़ायदा होता है उस फ़ायदे को वो भी यहाँ पर शेयर करेगा। तो यहाँ पर उसको दो चीज़ें कंट्रीब्यूट करना पड़ेंगी, एक होता है अमाउंट ऑफ कैपिटल और दूसरा होता है अमाउंट ऑफ गुडविल। ये दूसरी चीज़ हो गई। यानी पहली टास्क तो पुरानी किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दूसरा वो गुडविल और कैपिटल को लेकर आएगा। तीसरी चीज़ होती है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड होगा।
तो यहाँ पर जब अभी 100% शेयर अज्यूम्ड था, यहाँ पर एक्वायर्ड था, तो ऑब्वियसली उसका शेयर कहाँ से आएगा, नहीं हो सकता। तो ओल्ड पार्टनर्स जो हैं वो अपना शेयर सेक्रीफाइस करेंगे इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, यानी जो पुराने पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो कम होगा, उनका डिविडेशन होगा, और फिर वो जो शेयर उन्होंने छोड़ा नए पार्टनर के लिए वो कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उससे नए पार्टनर का शेयर बनेगा। तो तीसरी चीज़ हो गई कि नया पार्टनर वो शेयर एक्वायर करेगा जो पुराने पार्टनर्स उसके लिए, उसके फेवर के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की 3 चीज़ें सामने आ गई। पहला, किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरा, गुडविल और कैपिटल का शेयर वो अपने साथ लेकर आएगा। तीसरा, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपना कुछ शेयर नए पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस करेंगे, तभी हम नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। ये 3 बेसिक चीज़ें हो गई। अब इसके बाद में देखते हैं, जब नया पार्टनर आता है तो उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। हम किसी भी नए पार्टनर को एडमिट क्यों कर रहे हैं अपनी फर्म में, जब हम ऑलरेडी बिजनेस को अच्छे तरीके से रन कर रहे थे, तो फिर क्या ज़रूरत आ गई किसी भी नए पार्टनर को एडमिट करने की। तो इसके कई रीजंस हैं। पहला है, जब हमारे बिजनेस में हमें ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और ओल्ड पार्टनर्स अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे चुके हैं, उनका शेयर वहाँ पर अवेलेबल है, अब उसके हिसाब से वो बिज़नेस को एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं या ज़्यादा अच्छे तरीके से रन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको ज़्यादा कैपिटल चाहिए। और ज़्यादा कैपिटल कब आएगी, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो अपना शेयर ऑफ कैपिटल भी लेकर आएगा। तो पहला रीज़न हो गया, जब फर्म में ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तब हम किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं। दूसरा, जब कोई ऐसा पार्टनर को हम अपने बिजनेस में इंक्लूड करें जिसकी गुडविल बहुत अच्छी है, ठीक है, वो एक रेपुटेटेड पर्सन है, क्योंकि जब वो आएगा उसकी गुडविल भी उसके साथ आएगी, उसकी रेपुटेशन का इफेक्ट बिजनेस पे ऑब्वियसली पड़ेगा और एक पॉजिटिव वे में पड़ेगा, तो फर्म को प्रॉफिट अर्न करने में बहुत हेल्प होगी। तो दूसरी चीज़ हो गई कि हम किसी ऐसे पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं जो कि अच्छी गुडविल रखता है, रेपुटेटेड पार्टनर है, और उसके वजह से, उसके एडमिशन की वजह से फर्म को फ़ायदा होगा। थर्ड, जब हम किसी ऐसे पार्टनर को अपनी बिजनेस में इंक्लूड करना चाहते हैं जो क्वालिफिकेशन बहुत उसकी अच्छी है, जो एक कॉम्पिटेंट पर्सन है यानी अच्छी काबिलियत रखता है, एक्सपीरियंस पर्सन है, किसी भी चीज़ का उसको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, वो एक्टिव है, सारे काम बहुत अच्छे तरीके से करता है, एफिशिएंट है, स्किल्ड है, या फिर किसी भी चीज़ में वो परफेक्ट या स्पेशलाइज्ड है, उसकी उस स्पेशल नॉलेज को हम अपने बिजनेस में यूटिलाइज करना चाहते हैं, इसलिए हम उसको हमारे बिजनेस का पार्टनर बना करके इंक्लूड करना चाहते हैं, उसको अपने फर्म में ऐड करना चाहते हैं। तो ये हो गए बेसिक रीजंस जो कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के लिए होते हैं। अब देखते हैं, जब हम नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो हमारी पुरानी पार्टनरशिप डीड को हम कह रहे थे ना फॉलो नहीं कर सकते, तो इस टाइम पे हमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। तो कौन कौन से एडजस्टमेंट्स हमें करने पड़ते हैं न्यू पार्टनर के एडमिशन पे। तो पहला है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हम क्या करेंगे, अब नया पार्टनर भी आ रहा है तो उसके लिए नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, सभी पार्टनर्स के शेयर्स चेंज हो जाएंगे, पुराने शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को फॉलो नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैलकुलेट करेंगे। दूसरा, जो पार्टनर्स नए पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस कर रहे हैं उस सेक्रीफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट करा जाएगा। थर्ड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि हमें पता है पुराने पार्टनर को ना तो कोई फ़ायदा और ना ही कोई नुकसान पहुंचता है पुरानी डीड से। तो ये जो गुडविल जो पुराने ओल्ड पार्टनर्स ने अर्न करी थी, ये इसमें उसका कोई शेयर नहीं है, इसलिए ये गुडविल का ट्रीटमेंट होता है ताकि फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड पार्टनर्स के बीच में हो सके। नेक्स्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। टाइम के चेंज होने की वजह से, टाइम स्पेन चेंज होने की वजह से असेट्स की वैल्यूएशन में और लायबिलिटीज़ की वैल्यूएशन में भी काफ़ी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। कई बार कुछ चीज़ों का वैल्यूएशन बढ़ जाता है और कुछ का कम हो जाता है। कई बार हम असेट्स के लिए भी कहते हैं कुछ असेट्स ऐसी होती हैं जो डेप्रिशिएबल होती हैं, उनकी टाइम के साथ साथ वैल्यू कम हो जाती है, और कुछ असेट्स ऐसी होती हैं जिनकी टाइम के साथ वैल्यू बढ़ जाती है। इसी तरीके से कुछ लायबिलिटीज़ होती हैं जो कि टाइम के साथ कम हो जाती हैं और कुछ लायबिलिटीज़ होती हैं जो टाइम के साथ बढ़ जाती हैं। तो ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हुआ है इनके वैल्यूएशन में, उससे हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है।
अब ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, इनमें से कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट या लॉस, और हमें पता है नए पार्टनर ना तो प्रॉफिट में कोई शेयर देगा ना ही लॉस में। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये जो भी आए उसको हमें ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, उनके बीच में बांटना पड़ता है, चाहे वो प्रॉफिट का शेयर हो या लॉस का शेयर हो। तो इसके लिए हमें रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ करना पड़ता है, यानी एक बार फिर से हम असेट्स और वैल्यूज़ की लायबिलिटीज़ की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं, रीवैल्यूएशन, उसकी वैल्यूज़ को दोबारा से हम कैलकुलेट करते हैं ताकि हम उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उनके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की वजह से उसको हम कैलकुलेट कर सकें, और कैलकुलेशन के बाद इनका डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड पार्टनर्स के बीच में हो सके। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। फर्म में जब हम प्रॉफिट आते हैं तो कुछ प्रॉफिट को हम अपनी फर्म में बचा करके रखते हैं, कभी रिजर्व्स के फॉर्म में और कभी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के फॉर्म में। रिजर्व्स होते हैं ताकि अगर हमें आगे फ्यूचर में कुछ भी रिक्वायरमेंट आए तो हम इस रिजर्व में से ये पैसा अपने बिजनेस में पुट ऑन कर सकें और हमें बाहर से कोई पैसा बियर अप ना करना पड़े, बाहर से कोई नया पैसा नहीं लाना पड़े, क्योंकि हमें पता है जब हम बाहर से मार्केट से कोई पैसा उठाते हैं, बोरो करते हैं, तो उस पर हमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, जो कि हमारे लिए एक और नई लायबिलिटी हो जाती है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट में से कुछ शेयर रिजर्व के फॉर्म में रखते हैं तो वो हमारे पास एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की तरह हो गया, एक पैसा हो गया जो हम अपने रिक्वायरमेंट पे या अनसर्टेनिटीज़ आने पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम रिजर्व का पैसा यूज़ करते हैं तो उस पर हमें कंपनी को कोई नया इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता और कंपनी के लिए कोई लायबिलिटीज़ भी नहीं बढ़ती हैं। तो रिजर्व्स इसलिए मेंटेन किए जाते हैं। कई बार होता है कुछ प्रॉफिट्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए और वो इकट्ठे पड़े हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो गए, रिटेन्ड अर्निंग हो गई हैं, तो इनमें भी ये सारा प्रॉफिट, ये सारे रिजर्व्स में एक्चुअली शेयर किसका है, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, तो उनको भी कैलकुलेट किया जाता है कि रिजर्व्स कितने हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने हैं, ताकि वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकें। एंड द नेक्स्ट वन इज एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब जो हमने फर्स्टली कैलकुलेट करा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से हम कैपिटल का एडजस्टमेंट देखते हैं कि किस किस पार्टनर का क्या शेयर है, उसके हिसाब से कैपिटल में हो सकता है किसी पार्टनर को और ज़्यादा पैसे डालना पड़े, उनका इंक्रीमेंट हो, और किसी पार्टनर का डिक्रीमेंट हो, उसको कुछ पैसे निकालना पड़े, यानी उनको कॉम्पनसेशन उसके लिए मिल जाए, क्योंकि उनका शेयर कम हो रहा है तो उनको पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे, वापस दे दिए जाएंगे जो नए पार्टनर ने अपना शेयर डाल दिया है। तो यहाँ पर हम इस कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं कि हमें कितना पैसा नया ऐड करना है या फिर एक्स्ट्रा है जो हमें रिफंड हो जाएगा, वापस मिल जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से ये कैपिटल का एडजस्टमेंट किया जाता है। अब ये थे हमारे बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गुडविल। इस गुडविल में हमने डेफिनेशन, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ गुडविल किस तरीके से होती हैं, 3 तरीके की गुडविल थी, नेचर ऑफ गुडविल ये भी 3 तरीके की थी। तो इन सब टॉपिक्स को हम ऑलरेडी चैप्टर 1 के नोट्स में और एक्सप्लेनेशन में दोनों में ही कवर कर चुके हैं, इसलिए मैं इनको दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यहाँ पर जब हम गुडविल का पैसा वैल्यूएट कर रहे हैं, ऊपर हमने देखा कि गुडविल का वैल्यूएशन करना ज़रूरी होता है ताकि ओल्ड पार्टनर्स के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके और नए पार्टनर का भी गुडविल में क्या शेयर रहेगा उसको हम कैलकुलेट कर सकें। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अलग अलग तरीके की होती है। पहला होता है एवरेज प्रॉफिट बेस्ड मेथड। इसमें सिंपल जैसे हम मैथमेटिकल एवरेज निकालते हैं उसी तरीके से हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला अवेलेबल है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इससे हमें एवरेज प्रॉफिट पता चल जाता है, फिर हम एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो हमें गुडविल का वैल्यूएशन पता चल जाता है। नेक्स्ट है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें हम टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को या प्रॉफिट्स को डिवाइड कर देते हैं टोटल वेट से। इसके बाद में हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। इस वेटेड प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट को जब हम एग्रीड नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाइड करते हैं तो हमें गुडविल का वैल्यूएशन पता चल जाता है। तो ये पहला तो था एवरेज मेथड। सेकंड है हमारा सुपर प्रॉफिट बेस मेथड। इसके लिए हम वही सबसे पहला तो एवरेज प्रॉफिट को निकालेंगे, इसके बाद में उस एवरेज प्रॉफिट से हमें कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल जितनी इन्वेस्ट कर रखी है उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाइड करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। इससे हमें पता चल जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है।
अब इसके बाद में हम एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को जब माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एवरेज प्रॉफिट कितना ज़्यादा है नॉर्मल प्रॉफिट से, और वो जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो होगा हमारा सुपर प्रॉफिट। गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए इसी सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ़ ईयर्स से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल का वैल्यूएशन हमें पता चल जाएगा। थर्ड हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड है। कैपिटलाइजेशन मेथड हम एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं और सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट के लिए सिंपल वही एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगेगा। इसमें यहाँ पर हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाइड करके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देंगे। इससे हमें कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट पता चल जाएगी। इसमें से जब हम कैपिटल जितनी हमने लगा रखी है उसको माइनस करेंगे तो हमें गुडविल का वैल्यूएशन पता चल जाएगा। तो ये एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर निकल गया है। यही चीज़ हमारे पास फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट की जगह हम सुपर प्रॉफिट को इंक्लूड कर देंगे तो गुडविल का वैल्यूएशन हमें पता चल जाएगा। ये हमारा थर्ड तरीका हो गया कैपिटलाइजेशन मेथड। फोर्थ मेथड होता है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब ये है कि गुडविल छुपी हुई है। अब कई बार आपको क्वेश्चंस में गुडविल का वैल्यूएशन नहीं दे रखा होता, उस कंडीशन में आप टोटल कैपिटल के बेसिस पर और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे और गुडविल को निकाल देंगे। उस टाइम पे जो आपको पैसा पता चलेगा, जो डिफरेंशिएशन अमाउंट या हिडन अमाउंट पता चलेगा, वही गुडविल का वैल्यूएशन होता है। इसलिए इसको हम कहते हैं हिडन गुडविल, क्योंकि हमें एक्चुअली इसकी प्राइस पता नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा परचेज कंसिडरेशन मेथड। ये उस टाइम पे यूज़ किया जाता है जब हम किसी बिज़नेस को परचेज़ कर रहे होते हैं। कंसिडरेशन होता है समथिंग इन रिटर्न, बदले में जब हमें कुछ देना पड़ता है। अगर हम किसी बिज़नेस को ख़रीद रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, तो उसके बदले में कुछ अमाउंट हमें देना पड़ता है जिसको हम कहते हैं कंसिडरेशन। अब हमें ये तो पता है कि असेट्स और लाइबिलिटीज़ को जब हम माइनस करते हैं तो हमें नेटवर्थ पता चल जाती है। और दूसरी चीज़ होती है हमारी परचेज़ कंसिडरेशन, या परचेज़ के लिए बिज़नेस को परचेज़ करने के लिए जो पैसा हम दे रहे हैं। अब जो पैसा हम दे रहे हैं वो हो गया हमारा परचेज़ कंसिडरेशन। इसमें से जब हम नेट असेट्स या नेट वर्थ की वैल्यू को माइनस करते हैं तो डिफ्रेंसिएशन हमेशा ज़्यादा आता है कि जो नेट असेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उनके वैल्यूएशन के बाद में हमारे जो पास अमाउंट बचा वो तो है कुछ और, यानी कि कम है, और जो हम उसके लिए पैसा ख़रीदने के लिए दे रहे हैं वो ज़्यादा है, परचेज़ कंसिडरेशन ज़्यादा है। तो बीच का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वही हमारा गुडविल होता है कि जब हम किसी बिज़नेस को ख़रीद रहे हैं तो उसके साथ ना सिर्फ उसकी परचेज़ वैल्यू को हम पे करेंगे बल्कि गुडविल की वैल्यू को भी पे कर रहे होते हैं। तो ये होता है हमारा परचेज़ कंसिडरेशन मेथड। नेक्स्ट इज़ एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड होता है जब हम टाइम पीरियड के बेसिस पर गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। इसके लिए हमारे पास एक एन्युटी टेबल अवेलेबल होती है। इस एन्युटी टेबल में बहुत सारे वैल्यूएशन होते हैं, प्रेजेंट वैल्यू के और फ्यूचर वैल्यू के। इसी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के कैलकुलेशन के बेसिस पर हम गुडविल का अमाउंट एक फिक्स टाइम पीरियड के बेसिस पर और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला यहाँ पर अवेलेबल है। हियर R स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। इस वैल्यू से और प्रेजेंट एन्युटी टेबल के वैल्यू से हम गुडविल का वैल्यूएशन कर लेते हैं। आज हमारा यहाँ तक की टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इफ़ यू हैव सम प्रॉब्लम देन प्लीज़ डू कमेंट मी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।